मैं डॉक्टर GDS बग्गा, गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज बीकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट नेतृत्व चैप्टर पर अपने लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। नेतृत्व की आवश्यकता यदि सामान्यतः देखें तो उस समय पड़ती है जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर किसी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हों। तो ऐसी दशा में उन सारे व्यक्तियों के कार्यों को निर्देशित, संचालित, संपादित करने के लिए जिस क्षमता की आवश्यकता पड़ती है वह क्षमता नेतृत्व के नाम से जानते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में नेतृत्व का तात्पर्य उस मानवीय गुण से लिया जाता है जिसकी मदद से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एक नेता के रूप में करते हुए उनकी क्रियाओं का संचालन करते हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसी को आधार मानते हुए कुछ विद्वानों ने नेतृत्व को परिभाषित किया है। जैसे अल्फ्रेड बीटी ने कहा है कि नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछित कार्य स्वेच्छापूर्वक एवं बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। इसी प्रकार विद्वान बर्नार्ड ने भी नेतृत्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि नेतृत्व का आशय व्यक्ति के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अन्य लोगों को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है। उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि वह मानवीय गुण जिसकी मदद से एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को एक लक्ष्य पूर्ति के लिए मार्गदर्शित एवं संचालित करता है उसे नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। यदि हम नेतृत्व की विशेषताओं की चर्चा करना चाहें तो नेतृत्व की सबसे पहली विशेषता या सबसे पहले लक्षण है कि नेतृत्व तभी किया जा सकता है जब नेता और अनुयायी दोनों उपस्थित हों। नेतृत्व की दूसरी विशेषता है कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता कार्य के आरंभ के समय से लेकर अंत के समय तक होती है। नेतृत्व की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेतृत्व एक आदर्श व्यवहार माना जाता है क्योंकि उसी का अनुसरण फिर अनुयायी गण करते हैं। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेतृत्व में नेता और अनुयायियों के मध्य सक्रिय संबंध होता है। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेतृत्व सफलतापूर्वक तभी प्रदान किया जा सकता है जब नेता और उसके अनुयायियों के हितों में सामंजस्य हो। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेतृत्व किन परिस्थितियों में कैसे प्रदान किया जा रहा है इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नेतृत्व की सफलता उस बात पर निर्भर करती है कि नेता अपने अनुयायियों का अपने तथा अपने अनुयायियों की शक्ति और दुर्बलता का कितना ज्ञान रखता है, तभी वह सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। यदि नेतृत्व की शैली पर विचार करें तो नेतृत्व की शैली का तात्पर्य नेता के कार्य करने के ढंग या व्यवहार से लिया जाता है। अलग अलग दशाओं में सफल नेता बनने के लिए अलग अलग नेतृत्व शैली की आवश्यकता होती है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम नेतृत्व की शैलियों के तहत सबसे पहले अभिप्रेरणात्मक शैली को रखा जा सकता है। वर्तमान जनतांत्रिक वातावरण और शिक्षित समाज में व्यक्ति को अधिक एवं श्रेष्ठ कार्य हेतु प्रेरित करने की यह श्रेष्ठ विधि मानी जा सकती है। इस विधि के तहत नेता अपने अधीनस्थों से जीवित संपर्क रखते हुए निम्नांकित कार्यशैली का अनुसरण करता है। नंबर 1, धनात्मक शैली। जब नेता अपने अनुयायियों के कार्यों का संबंध मौद्रिक या अमौद्रिक प्रतिफल से कर देता है ताकि अनुयायी अधिक एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित हो सके तो उसे धनात्मक शैली कहते हैं। इसमें अधिक एवं अच्छा कार्य करने पर अधिक वेतन, ऊंचा पद, अधिक सम्मान, कार्य करने की बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जबकि ऋणात्मक शैली के अंतर्गत नेता अपने अनुयायियों को अधिक एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित भय दिखाकर, डर दिखाकर, पद अवनति का भय दिखाकर करता है। यदि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शैलियों में श्रेष्ठ शैली
बताना चाहें तो हम दोनों में से एक का चयन नहीं किया जा सकता। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में किस शैली को अच्छा माना जाए। कार्य करने की दूसरी शैली शक्ति शैली है। शक्ति शैली यह मान्यता पर आधारित है कि यदि हम शक्ति की मदद से नेता अपने अनुयायियों को नेतृत्व प्रदान करता है तो वह शैली शक्ति शैली कहलाती है। शक्ति शैली का सबसे पहला स्वरूप निरंकुश शैली का है। निरंकुश शैली कार्य करने की वह विधा है जिसमें सारे अधिकार नेता के पास होते हैं। नेता ही निर्णय लेता है और नेता ही उस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए अपने अनुयायियों को आदेशित करता है। कार्य कराने की यह प्रणाली ऋणात्मक स्वभाव लिए होती है क्योंकि इसमें भय का वातावरण निर्मित किया जाता है। कार्य की यह शैली छोटे व्यवसायियों या अल्पकाल के लिए तो सही माना जा सकता है किंतु बड़े व्यवसाय या दीर्घकाल के लिए उसे अच्छा नहीं मानती। एक शक्ति शैली के अंतर्गत दूसरी शैली है जनतंत्रीय शैली। कार्य करवाने की शैली में अपने अधिकारों को विकेंद्रित करते हैं। इसमें कार्यविधि नीति एवं नियमों का निर्धारण नेता अपने अनुयायियों के विचार विमर्श कर करता है। कार्य की यह प्रणाली औद्योगिक जगत में प्रजातंत्र लाती है। इस प्रणाली में अधिक एवं अच्छे कार्य हेतु प्रेरित करने के लिए डराया या धमकाया नहीं जाता, वरन मौद्रिक या अमौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से उन्हें अधिक और अच्छा कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। शक्ति शैली के अंतर्गत तीसरी शैली स्वतंत्र शैली है। स्वतंत्र शैली इस मान्यता पर आधारित है कि नेता अपने अनुयायियों पर अधिक विश्वास रखता है। वह अपने अनुयायियों को उद्देश्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह दिखने में बहुत अच्छी लगती है किंतु व्यवहार में सफल तभी मानी जा सकती है जब अनुयायी शिक्षित हों, प्रशिक्षित हों, चतुर हों। व्यवहार में यह विधि उतनी लोकप्रिय नहीं है क्योंकि कोई भी नेता अपने 100% अधिकार किसी दूसरे को देने के लिए राजी नहीं होते। यदि हम नेतृत्व की तीसरी शैली पर चर्चा करना चाहें तो वह शैली पर्यवेक्षी शैली है। पर्यवेक्षी शैली का मतलब है कि कार्य करने का वह ढंग जिसमें हम सुपरवाइजर की मदद से कार्यों का संपादन, संचालन, नियंत्रण रखते हैं, उसे पर्यवेक्षी शैली कहते हैं। यह शैली दो प्रकार की होती है, एक कर्मचारी प्रधान शैली और दूसरा उत्पादन प्रधान शैली। कर्मचारी प्रधान शैली का तात्पर्य कार्य कराने के उस ढंग से लिया जाता है जिसमें निर्णय लेते समय हम कर्मचारी की सुख सुविधा या उनके लाभों पर विशेष ध्यान रखते हैं, जबकि उत्पादन प्रधान शैली का तात्पर्य कार्य करवाने के उस ढंग से लिया जाता है जिसमें प्रबंधक ये प्रयास करता है कि ऐसे कार्य किए जाएं जिससे संस्था के उत्पादन में समय अनुसार परिवर्तन किया जा सके। नेतृत्व की इन शैलियों के बाद नेतृत्व के तहत एक महत्वपूर्ण बिंदु लिंकट की प्रबंध प्रणाली भी माना जाता है जो हमारे विषय वस्तु अध्ययन सामग्री में मुख्यतः सिलेबस में शामिल किया गया है और वो है लिंकट की प्रबंध प्रणाली। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में नेतृत्व व्यवहार को समझाने के लिए रेंसिस लिंकट ने अपने साथियों के सहयोग से 30 वर्षों तक प्रबंध की शैलियों पर शोध कार्य किया। शोध कार्य को अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के प्रबंधकों से संपर्क किया। लिंकट का शोध कार्य 7 चरों पर आधारित था। एक नेतृत्व, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा संदेश वहन, चौथा परस्पर संबंध प्रभाव, पांचवा निर्णय प्रक्रिया, छठवां उद्देश्य निर्धारण, सातवां नियंत्रण प्रक्रिया। इन 7 चरों के आधार पर लिंकट ने प्रबंध के संबंध में 4 मॉडल प्रतिपादित किए जिसमें सबसे पहला है निरंकुश प्रणाली। कार्य प्रणाली के इस स्वरूप में प्रबंधक ही उद्देश्य का निर्धारण करता है। उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य, नीति, नियम, योजनाओं का निर्धारण करता है। कर्मचारी केवल प्रबंधक के आदेशों को पालन करना होता है। प्रबंधक डर और भय का वातावरण निर्मित कर उन्हें अधिक एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है। प्रबंधकों की यह प्रवृत्ति तानाशाह होने के कारण इस प्रणाली को शोषणात्मक तानाशाह प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रबंध प्रणाली में 7 चर किसी न किसी रूप में व्यवहार में उपस्थित होते हैं। इसका दूसरा स्वरूप
इसका दूसरा स्वरूप उदार निरंकुश प्रणाली का है। कार्य करवाने की इस व्यवस्था में भी प्रबंधक स्वयं उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्य योजना नीति का निर्धारण करते हैं, किंतु इसमें वे तानाशाह नहीं होते। कर्मचारियों को निर्धारित सीमाओं के तहत कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसमें प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को पुरस्कार एवं भय के द्वारा अधिक एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें प्रबंधक कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, निष्ठा एवं कार्य लक्ष्य पूर्ति को जहां पुरस्कृत किया जाता है, वहीं आदेशों की पूर्ति न करने या लक्ष्य पूर्ति में असफल रहने वालों के विरुद्ध सख्त व्यवहार किया जाता है। कार्य करने की इस प्रणाली में भी वे 7 कार्य पाए जाते हैं। द्वितीय कार्य प्रणाली का स्वरूप प्रथम कार्य प्रणाली में सुधरे हुए रूप में होता है। इसका तीसरा स्वरूप लिंकन ने जो प्रबंध के मॉडल तैयार किए, उसमें तीसरा मॉडल है परामर्शात्मक शैली। कार्य करवाने की वह प्रणाली जिसमें प्रबंधक कर्मचारियों के परामर्श से कार्य करता है, उसे परामर्श शैली के नाम से जानते हैं। इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण मामले में प्रबंधक अपने हाथ में रखता है तथा दैनिक प्रगति के कार्यों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार कर्मचारी गणों को दिया जाता है। इस व्यवस्था के तहत कार्य प्रणाली लक्ष्य प्रधान एवं लोचपूर्ण होती है। इसमें कर्मचारियों को अधिक एवं अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करने हेतु भयभीत या डराया नहीं जाता, वरन उन्हें अधिक अच्छा कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है। कार्य करने की सुविधा में भी वे सातों तत्व एक सुधरे स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। लिंकन ने जो चौथा मॉडल कार्य करने का निर्मित किया है, और वह मॉडल इन सारे मॉडलों में एक आधार मॉडल कहा जा सकता है, और वह है प्रजातांत्रिक प्रणाली। कार्य कराने की वह व्यवस्था जिसमें प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए योजना, नीति एवं कार्य निर्धारण करते हैं, उसे प्रजातांत्रिक प्रणाली कहते हैं। इसमें संपूर्ण कार्य प्रबंधक कर्मचारियों से परामर्श कर प्रजातांत्रिक विधि से कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में खुला एवं प्रभावपूर्ण संदेश वहन होता है तथा प्रबंधक एवं कर्मचारी गणों में मैत्री संबंध होता है। इन चारों प्रणालियों में, चारों मॉडलों में सबसे महत्वपूर्ण मॉडल प्रजातांत्रिक प्रणाली का मॉडल माना जाता है, क्योंकि नंबर 1 वर्तमान दशा में ये उपयुक्त है, औद्योगिक संबंधों को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है, प्रबंधक एवं कर्मचारी गणों में सहभागिता की भावना विकसित होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, कर्मचारियों के सर्वांगीण हितोपार्जन होता है, कर्मचारियों का सर्वांगीण हितोपार्जन होता है। धन्यवाद, आपने मेरे यह लेक्चर सुना। धन्यवाद।